हाय एवरीवन, सभी को नमस्कार। मेरे चैनल लर्निंग विद ऋचा गिरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन लर्निंग एंड थ्योरीज। तो इसी तरह यूपी टेट तक, जब तक ये और कुछ ही दिन बाकी है, लगभग 7 से 10 दिन बाकी हैं, तो इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे और अपनी तैयारी को और मजबूती देंगे। तो इसमें दो चीज़ होंगी। एक तो आपकी तैयारी अभी तक कितनी है, वो आप अपने आप को तौल सकेंगे और उसके हिसाब से और तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी, यदि आप तैयारी अच्छी है तो आप अपना मोटिवेशन अप कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस आएंगे, उसके आंसर आपको गेस करने हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस लर्निंग पे होंगे और लर्निंग थ्योरीज पे होंगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी टेट के लिए। इनफैक्ट सारे टेट एग्जाम्स के लिए, सी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच लर्निंग कर्व डिपिक्ट्स रैपिड इनिशियल इंप्रूवमेंट इन लर्निंग एंड स्लो डाउन विद टाइम। तो कौन सा अधिगम वक्र है जो सीखने में तेजी से प्रारंभिक सुधार को दर्शाता है और समय के साथ धीमा हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, आप सोचिए। आंसर होगा इसका कॉन्वेक्स कर्व। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं जहाँ पे रेट ऑफ लर्निंग पहले फास्टर होती है स्टार्टिंग में, बट फिर डिक्रीज करती है विथ पासेस ऑफ टाइम या फिर प्रैक्टिस, मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो वाई एक्सेस है, ये अमाउंट लर्न दिखाता है कि कितनी लर्निंग हुई है, और जो एक्स एक्सेस है ये प्रैक्टिस और टाइम दिखाता है। और पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है जो कि कन्वेक्स कर्व में होता है। तो कन्वेक्स कर्व को हम उन्नतोदर वक्र भी कहते हैं। तो यहाँ पे अधिगम वक्र को सीखने की गति प्रारंभ में तेज, फिर धीरे धीरे मंद होती जाती है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ओल्ड थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इज द थ्योरी ऑफ। तो शास्त्रीय अनुबंधन की प्रकृति के बारे में पुराना सिद्धांत किसका सिद्धांत है। तो इसका आंसर होगा स्ट्यूमुलस सब्स्टिट्यूशन, उद्दीपन प्रतिस्थापन। तो ये वाला जो है ये हमने देखा होगा क्लासिकल कंडीशनिंग में, जो कि पैवलोव ने दिया था डॉग्स से रिलेटेड, कुत्ते को लेकर। तो ये जो सिद्धांत है वो स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन होगा, उद्दीपन प्रतिस्थापन इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम पॉजिटिव रेनफोर्सर्स वर्क नेचुरली टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ अ रिस्पॉन्स व्हेन दे आर मेड कॉन्टिजेंट ऑन इट, दीज आर नोन एज। कुछ इसे हिंदी देख लेते हैं। कुछ सकारात्मक पुनरावर्तक स्वाभाविक रूप से एक अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जब उन्हें इस पर निर्भर बना दिया जाता है, उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्राइमरी रेनफोर्सर्स, प्राथमिक पुनर्बलक। तो देखते हैं प्राथमिक पुनर्बलक किसे कहते हैं या प्राइमरी रेनफोर्सर्स किसे कहते हैं। तो जनरली प्राइमरी रेनफोर्सर जो है वो बायोलॉजिकल नीड से हम टाई अप कर देते हैं। जैसे हमारी बायोलॉजिकल नीड क्या है? हमारी बायोलॉजिकल नीड है खाना, या फिर कोई ड्रिंक, या प्लेजर, या घर। तो खाना, रहना, कपड़ा, ये सब, या किसी प्रकार का आनंद, वो हमारा प्राइमरी रेनफोर्सर्स है। तो ये जो है ये हमारी बायोलॉजिकल नीड है। और सेकेंडरी रेनफोर्सर से ये कैसे अलग हैं? तो सेकेंडरी रेनफोर्सर्स जो होते हैं वो इनके अलावा ये जो प्राइमरी थिंग्स है, जैसे फूड, ड्रिंक, शेल्टर, प्लेजर्स, इनके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ रिवॉर्ड लेना, या कोई प्राइज लेना, या कहीं कुछ अपनी छाप छोड़ जाना, या छाप छोड़ने की फीलिंग आना, या ऐसा सोचना, तो ये सब जो है सेकेंडरी रेनफोर्सर्स हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में दिया कह सकते हैं प्राइमरी रेनफोर्सर्स में, कि डॉग को जब हम कुछ खाने को देते हैं ताकि वो बैठ जाए, तो डॉग को जब हम कुछ खाना देंगे तो हमारा जो खाना है वो प्राइमरी रेनफोर्सर्स है, क्योंकि डॉग भूखा है, उसे खाना चाहिए, और वो खाना देख के वो बैठ जाएगा। और फिर उसे हम, अगर सेकेंडरी रेनफोर्सर्स को इसी में हम जोड़ दे तो हम क्या कह सकते हैं? जैसे डॉग को हमने खाना दिया और वो बैठ गया, क्योंकि हम चाहते थे कि वो बैठ जाए, और फिर हमने वेरी गुड कहा। तो जो वेरी गुड रिवॉर्ड कहा वो डॉग को
वो भी अच्छा लगा और फिर डॉग को हमने भेज दिया। तो ये जो ट्रीट है, खाना है, वो प्राइमरी रेनफोर्सर्स का काम किया और ऐसे विथ पासेस ऑफ टाइम यदि यही चीज़ हम उसको दोहराते रहेंगे कि खाना देंगे, वो बैठ जाएगा, फिर हम उसको वेरी गुड करके उठा देंगे या क्लैप करके उठा देंगे। तो ये क्लैप और वेरी गुड जो है इसके लिए रिवॉर्ड का काम करेगा और सेकेंडरी रेनफोर्सर्स का काम करेगा। समटाइम्स जो सेकेंडरी रेनफोर्सर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि प्राइमरी रेनफोर्सर्स तभी तभी काम करते हैं जब हमें उनकी नीड होती है। सपोज जैसे कोई व्यक्ति भूखा नहीं है, उसका ऑलरेडी पेट भर गया है, जैसे एक एक बच्ची है, वो ऑलरेडी उसको वो केक खा चुकी है, लेकिन उसको हम कह रहे हैं कि तुम एक गाना सुना दो तो फिर तुमको केक देंगे, और तो वो चीज़ उस पे काम नहीं करेगी क्योंकि वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है केक से। लेकिन अगर हम कहेंगे कि तुम गाना सुना दो तो हम तुम्हें एक प्राइज देंगे, एक रिवॉर्ड देंगे, तो शायद वो कर ले। तो यहाँ पे बस मैं बताना चाह रही थी कि प्राइमरी रेनफोर्सर्स और सेकेंडरी रेनफोर्सर्स में क्या डिफरेंस है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो कि स्किनर की है वो हमने पढ़ा होगा प्राइमरी रेनफोर्सर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ स्टिमुलस दिया जाता है, स्टिमुलस मतलब पहले कुछ ऐसी चीज कराई जाती है जिससे कुछ रिस्पॉन्स हो। तो वहां पे स्टिमुलस दिया जाता है रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए, और वही चीज, वही रिस्पॉन्स है वो फ्यूचर में भी देखने मिले। तो इस टाइप को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी रेनफोर्सर्स। तो इसका आंसर होगा प्राथमिक पुनर्बलक, प्राइमरी रेनफोर्सर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वर्बल स्किल्स आर जनरली एक्वायर्ड थ्रू। तो शाब्दिक कौशल डैश के माध्यम से आमतौर पर हासिल किया जाता है। तो इसका आप क्या कह सकते हैं? इसका आंसर होगा ट्रायल एंड एरर लर्निंग प्लस मेमोराइजिंग, दोनों होगा। क्योंकि वर्बल स्किल जो है वो ट्रायल और एरर से भी आएगी और मेमोराइजिंग से भी आएगी, याद रखने से भी आएगी। तो आंसर होगा डी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट हम देखते हैं अ चाइल्ड हु स्टडीज फॉर द सेक ऑफ अर्निंग अ स्कॉलरशिप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बच्चा जो छात्रवृत्ति अर्जित करने के लिए पढ़ाई करता है वो किसका उदाहरण है? इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड पर्सन, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति, या बाह्य रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति, या सकारात्मक रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति, या सारे, सॉरी, या फिर कोई भी नहीं। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो छात्रवृत्ति के लिए पढ़ रहा है, वो स्कॉलरशिप के लिए पढ़ रहा है, तो वो इंट्रिंसिकली नहीं होगा, वो होगा एक्सट्रिंसिकली। तो इंट्रिंसिकली और एक्सट्रिंसिकली में क्या अंतर होगा? आंतरिक रूप से मतलब आंतरिक रूप से मोटिवेटेड तब होंगे बच्चे या लोग जब वो किसी बाहरी चीज को लेने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि इंटरनल फन के लिए करेंगे या सेटिस्फैक्शन के लिए करेंगे, या उन्हें उस चीज से बहुत अ, आनंद आएगा, उन्हें इस चीज से बड़ा फील होगा। तो अंदर के सुख के लिए करते हैं। जो बाहर के सुख के लिए करते हैं या बाहर की कोई चीज लेने के लिए करते हैं वो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड पर्सन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बाय डैश मेमोराइजेशन वी मीन verbatim learning by repetition as contrasted with substance memorization। तो डैश रूप से याद करने से हमारा तात्पर्य है अर्थ के याद करने के विपरीत दोहराना द्वारा शब्दशः अधिगम। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम कोई चीज याद करते हैं तो वो याद करने में हम उस चीज को दोहराते हैं केवल। वहां पे अर्थ से हमारा कोई लेना देना नहीं है कि इसका क्या अर्थ होगा, केवल हम उसको रटते हैं जैसे हम बोलते आ रहे हैं। तो इसका तो आंसर बहुत इजी होगा। जैसे बचपन से ही किसी को कोई स्लैंग में बोला होगा व्यंग्यात्मक तरीके से कि ये तो रट्टू तोता है। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है कि जब हम कोई चीज को मेमोराइज करते हैं बिना उसका अर्थ जाने हुए तो वो क्या चीज कहलाती है? तो वो कहलाता है रोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द टेंडेंसी टू गिव कंडीशन रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुली that are similar in some way to the condition stimulus but have never been paired with unconditioned
स्टिमुलस। तो यहाँ पे इसको हिंदी में भी पहले देख लेते हैं। डैश उद्दीपन के लिए अनुबंधित अनुक्रिया देने की प्रवृत्ति है जो कि अनुबंधित उद्दीपन के लिए किसी तरह से समान है, लेकिन कभी भी अनुबंधित उद्दीपन के साथ नहीं जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए कि जब हम कहेंगे कंडीशन रिस्पॉन्स या कंडीशन स्टिमुली, सबसे पहले स्टिमुली का मतलब क्या होता है? तो स्टिमुली का मतलब हम किसी को उत्तेजित करते हैं या प्रोत्साहित करते हैं या प्रेरणा देते हैं किसी को, मतलब कुछ कर देते हैं जिसके बदले उसका हम रिस्पॉन्स देखेंगे, तो वो चीज स्टिमुली कहलाती है, मतलब किसी को उत्तेजित करना। तो उस उत्तेजित करने के बाद हम रिस्पॉन्स देखेंगे। तो यहाँ बोला जाता है कि जब हम कंडीशन रिस्पॉन्स दे रहे हैं किसी स्टिमुली पे और वो जो है वो सिमिलर हो रहा है, और कंडीशन स्टिमुलस, ऐसा कंडीशन स्टिमुलस जो कि हम अनकंडीशन स्टिमुलस से पेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आप अभी सोचिए। सबसे पहले तो मैं इसको एग्जाम्पल देके बताना चाहूँगी ताकि आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी हो और जो भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप आसानी से कर सकें। तो स्टिमुलस का मतलब तो हम समझ क्या होता है कि किसी चीज़ को एक्साइट करना जिससे रिस्पॉन्स हो। तो कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज को, जैसे एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल में देखा होगा एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट का। तो एल्बर्ट एक छोटा सा बच्चा था और वो एक वाइट सा खरगोश देख के या कोई ऐसी जानवर था वो देख के डर जाता था, क्योंकि वो जानवर बहुत जोर जोर से चिल्लाता था। तो वो जब भी उसको देखता था डर जाता था। फिर क्या हुआ कि उसी जानवर जैसा उसको खिलौना भी दिया जाने लगा या उसी जानवर जैसा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी दिया जाने लगा, तो वो देखते मात्र ही डरने लगा। उसे लगा कि उसी टाइप का वो जो ऑब्जेक्ट है या खिलौना है उसी टाइप का साउंड देगा या उसी टाइप से रोएगा, तो वो पहले से डर जाता था कि ऐसा ये जो टॉय है या जो भी चीज है वो सबको सिमिलर समझता था। तो यही हुआ, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और इस चीज को हम कहते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन। तो उद्दीपन सामान्यकरण। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो यही होगा, उद्दीपन सामान्यीकरण, जिसे हम इंग्लिश में स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कैसी टेंडेंसी होती है कि जब कंडीशन रिस्पॉन्स मिलता है किसी स्टिमुली से, और जब हमेशा जो स्टिमुलस होता है वो कंडीशनड फॉर्म में होता है, वो कभी भी अनकंडीशन स्टिमुलस नहीं होता है। मतलब हम जो चीज़ उसको दे रहे हैं, हम उसको उत्तेजित कर रहे हैं तो उसी सिमिलर चीज़ से कर रहे हैं, अनजान में नहीं कर रहे हैं बट जानबूझ के कर रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ को हम कहेंगे स्टिमुलस जनरलाइजेशन। तो यही जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही कि ये चाइल्ड वाली बात एग्जाम्पल में कहा आपसे कि एक बार फिर से देख लेते हैं कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होता है। ये एक टेंडेंसी होती है जहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस दिए जाते हैं। कंडीशनड स्टिमुलस का मतलब हुआ यहाँ पे नॉर्मल रूप से प्रोत्साहित नहीं करना, अनजाने में प्रोत्साहित नहीं करना, बल्कि कोई कंडीशन दे देना। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देखेंगे कि बच्चे को कंडीशन दिया गया था, वहाँ पे वाइट रैबिट था, स्टफ्ड वाइट रैबिट था। तो यहाँ पे वो हर वाइट रैबिट से डरता था और ये पता था कि वो वाइट रैबिट से डरता है क्योंकि वो अजीब टाइप का आवाज निकालता है। तो उसी टाइप का सिमिलर ऑब्जेक्ट दिया जाने लगा, सिमिलर चीजें दी जाने लगी, सेम चीजें, सेम टाइप की चीजें जो कि उस वाइट रैबिट की तरह थी या उस टॉय की तरह थी। तो इसी टाइप की स्टिमुलस को हम कंडीशन स्टिमुलस कहते हैं। तो उसका रिस्पॉन्स हमें सेम मिला। तो इसी स्टिमुलस जनरलाइजेशन को लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट से बताया गया है और बताया है फेमस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन बी वॉटसन एंड रोजली रेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। डैश लर्निंग इज एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बेस्ड ऑन नेगेटिव रेनफोर्समेंट। तो कौन सा लर्निंग जो कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है नेगेटिव रेनफोर्समेंट पे जो कि बेस्ड है।
हिंदी में भी देख लेते हैं कि कैसे लिखा जाएगा क्वेश्चन। अधिगम नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित इंस्ट्रूमेंटल अनुबंधन का एक उदाहरण है, तो ये कौन सा होगा? तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का मतलब है कि कुछ लर्निंग तो होती है, लेकिन ना वो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के कारण होती है। जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं कि किसी चीज़ को जैसे एक विद्यार्थी है जो एग्ज़ाम पास कर रहा है क्योंकि वो फेल होने से बचना चाहता है, तो ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट हुआ। मतलब फेल होने से बचना, तो वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट हुआ। या फिर हम एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं कि जैसे एक रैट है, चूहा है, जिसे हमें जंप कराना है, कहाँ से? तो बेड से या किसी प्लेटफॉर्म से जंप कराना है, और पुल में जंप कराना है, जो पुल वाटर से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, या किसी पॉन्ड में जंप कराना है। तो वो तो नहीं जंप करेगा, क्योंकि उसमें इतनी क्षमता नहीं है, या बहुत खुशी-खुशी से वो तब तक नहीं जंप करेगा जब तक वो उसमें ज़्यादा पुरुषार्थ ना हो या किसी को शो ना करना हो। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव रेनफोर्समेंट लगाया जाए तो हम ये लगा सकते हैं कि जो प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा है या बेड पे खड़ा है उसमें कोई चीज़ लगा दो, या तो आग लगा दो जिससे वो डर जाए, या तो उसको इलेक्ट्रीफाई कर दो। तो उसके कारण वो शॉक हो जाएगा और फिर वो पूल ऑफ वाटर में कूद जाएगा। तो ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सी लर्निंग हो रही है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो स्केप होगा, स्केप लर्निंग, पलायन, अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश इज अ प्रोसीजर दैट establishes a sequence of response which led to a reward following the final response in the chain। तो डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनुक्रियाओं का एक क्रम स्थापित करती है जो श्रृंखला के अंतिम अनुक्रिया के बाद इनाम की ओर ले जाती है। मतलब छोटे छोटे कुछ कुछ हम कार्य कर रहे हैं जिससे एक बड़ा कार्य बने और फिर रिजल्ट आए। तो वो क्या होगा? तो वो छोटी छोटी चीजों को चेनिंग हम कहेंगे। जैसे कोई चीज एक प्रोसीजर है जिसमें हम छोटे छोटे सीक्वेंस में काम कर रहे हैं और फिर वो एक बड़ा रिस्पॉन्स देंगे, या फिर एक बड़ा इनाम की ओर ले जाएंगे। एक इसको एक एग्जाम्पल के रूप में अगर ले लिया जाए तो जैसे हम चेनिंग में क्या होता है, मल्टीटास्किंग होती है, छोटे छोटे मल्टीपल स्टेप्स लिए जाते हैं। ये एक बड़ी चीज को सिखाने के लिए किए जाते हैं, तो वो बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के सिखाया जाता है। जैसे एक स्टेप एक बार में सिखाया जाता है और दूसरे स्टेप तक तब तक नहीं पहुंचा जाता जब तक वो एक काम में परिपक्वता हासिल ना कर ले, एक काम में मास्टरी ना हासिल कर ले। तो ये सब काम को हम बच्चे को सिखाते हैं, जैसे टीचर्स यूज करते हैं ये सब इस वर्ड को, चेनिंग को यूज करते हैं चाइल्ड को सिखाने के लिए। जैसे बच्चा सीखेगा हाउ टू टाई अ शू, शू को कैसे बांधें, या जैकेट के जिप को कैसे लगाएं, या ब्रश कैसे करें, या ड्रेस कैसे पहने, या इसी टाइप की चीज़ों को हम चेनिंग कहेंगे। तो छोटे छोटे जब चीज़ों को सीक्वेंस वाइज हम सीखते हैं ताकि एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर हम सीखें, उसी को हम चेनिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एमाइल द नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज टू मेक अ गुड सिटीजन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको समझ आया होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। यदि आप अपने स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और डेफिनेटली इससे आपकी लर्निंग बढ़ी होगी और हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे यूपी टेट के लिए। कुछ ही दिन बाकी है, तो मैं ट्राई करूँगी रोज़ एक वीडियो डालने का, कम से कम। इससे ज़्यादा मैं डालने की कोशिश करूँगी वैसे। और कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।